नमस्कार मेरे भाई, आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी के फॉर्म नवंबर महीने में आ जाएंगे और नवंबर महीने से भरे जाने स्टार्ट हो जाएंगे और ये इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती कहलाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तो सीआरपीएफ की और बीएसएफ की और सीआईएसएफ की अलग से बटालियन जुड़ने वाली है और सीआरपीएफ की 20 बटालियन का तो प्रस्ताव भी आ चुका है। और दूसरा, अब की बार एसएससी जीडी में रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी भी इसके साथ ही आने वाली है। तो जो ये वैकेंसी है, अभी तक आप देख रहे हो पिछले 4 साल में लगातार ये 50,000 के आसपास वैकेंसी आ रही है। तो इस साल भी अगर नॉर्मल वैकेंसी की बात करता हूं तो ये 50,000 तो आनी ही थी, लेकिन सीआरपीएफ की 20 बटालियन अलग से जुड़ेगी, आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी जुड़ेगी। तो मेरा जो मानना है, ये मिनिमम की मैं बात करने वाला हूं, मिनिमम 60,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है। तो यानी कि ये जो मौका है, ये आपके लिए बहुत बड़ा मौका है और इसमें आपको सिलेक्शन लेना ही है। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उनमें से मुझे 3 क्वेश्चन जो सबसे अच्छे लगे, जिनका जवाब देना सब बच्चों के लिए जरूरी है। तो वो क्वेश्चन क्या है? सबसे पहली बात, सर एसएससी जीडी 2026 का एग्जाम कब होने वाला है? हमारे पास कितना समय है कि हम इस तैयारी को कर पाए? दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर क्या 140 प्लस नंबर लाना पॉसिबल है इतने समय में? और तीसरी बात बच्चे जो पूछते हैं, सर पहली बार के में सिलेक्शन कैसे ले? इसमें पहली बार में सिलेक्शन वाले बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। वो रीज़न इसका ये होता है कि जब बच्चा इसमें सेलेक्ट हो जाता है तो दोबारा फॉर्म नहीं भरता। यानी कि अगर कोई बच्चा बीएसएफ में सेलेक्ट हो गया तो वो सीएसएफ में जाने के लिए दोबारा फॉर्म नहीं भरता, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे जा चुका होता है। तो रिपीटिशन वाले बच्चे नहीं होते हैं। तो बहुत सारे बच्चे पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं और लेते भी है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इसका एग्जाम कब होना है, कब होने की संभावना है। देखो बड़े ध्यान से, आपको पता है कि नवंबर में इसके फॉर्म आ जाएंगे और नवंबर आपका चल रहा है, तो अभी तक फॉर्म तो आए नहीं। तो जो फॉर्म आएंगे वो 15 नवंबर के बाद ही आएंगे। अब ये 15 नवंबर के बाद आएंगे, तो यहाँ पर जो एसएससी ने इसका एग्जाम की डेट बताई थी, जब नवंबर में फॉर्म आने की बताई थी, तो वो फरवरी और मार्च बताई थी। लेकिन अगर ये 15 नवंबर को फॉर्म आते हैं तो फरवरी के एंड में पेपर हो जाएगा, और 15 नवंबर के बाद आते हैं तो ये मार्च के स्टार्टिंग में, यानी कि फेब का एंड और मार्च के स्टार्टिंग में आपका पेपर होने वाला है। लेकिन ये बात तब संभव है जब एसएससी में सब कुछ सही चल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे एसएससी में क्या चल रहा है, ये तो उनको पता ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी में जब से सीजीएल का एग्जाम हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है एसएससी को। और यहाँ पर इसकी वजह से एसएससी सीजीएल का मेंस भी लेट हो चुका है। एसएससी सीजीएल का प्री तो लेट हुआ ही था, है ना। सीपीओ का एग्जाम लेट हुआ है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे एग्जाम लेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये तो इसका मिनिमम टाइम है। अगर मिनिमम समय होगा तो ये फरवरी और मार्च में पेपर होने की संभावना है। लेकिन अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम चीजें चली, ये भी लेट हुआ, तो ये मार्च या अप्रैल में जाएगा। अब हम मिनिमम समय की बात करते हैं, तो आपके पास नवंबर है, आपके पास दिसंबर है, आपके पास जनवरी है और आपके पास फरवरी है। तो यानी कि आपके पास 4 महीने हैं, और इन 4 महीने में आपको कैसे 140 प्लस स्कोर करना है और कैसे इन 4 महीने में आपको पहली बार के में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेना है, अब हम इन दोनों बातों पर डिस्कस करेंगे। देखो, जब हम 140 प्लस स्कोर की बात करेंगे तो सिलेक्शन अपने आप ही फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। तो हम बात करते हैं इस 140 प्लस स्कोर की हम कैसे करें, और हमारी तैयारी जो हम कर रहे हैं वो हम पहली बार के में तैयारी कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से बात समझना, जैसे मैं कह रहा हूं वैसा ही करना, एक एक स्टेप फॉलो करना, पक्का आपका स्कोर होगा। तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद में एसएससी जीडी से रिलेटेड सारी न्यूज आपको सबसे पहले मिलेगी। एसएससी जीडी का मैथमेटिक्स का कोर्स आपको कंप्लीट कोर्स फ्री में मिलेगा, और उसमें 2 चीजें मिलेगी, आपको बता दूं, बड़े ध्यान से समझना। एक तो कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स आपको फ्री में मिल रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ्स आपका फ्री है। देखो, कंप्लीट फ्री कोर्स मैथ का। और दूसरी चीज इससे भी खास जो इसको बनाती है, आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा देगी, वो है यहाँ पर एसएससी जीडी में आने वाले क्वेश्चंस की 100 गोल्डन कंसेप्ट की सीरीज। ये भी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जिसने कोर्स कंप्लीट कर लिया उसको कोर्स करने की जरूरत नहीं, जिसने नहीं करा अभी तक, अभी स्टार्ट कर रहा है, वो कोर्स भी कर सकता है। और ये तो सबके लिए जरूरी है, चाहे आपने कोर्स कंप्लीट किया है या नहीं किया है। ये 100 गोल्डन कंसेप्ट तो ऐसे है जो आपके सिलेक्शन की राह को और आसान बना देंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, भाई देखो, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइम वाले बच्चों के लिए कि 140 प्लस स्कोर कैसे ले, या सेकंड टाइम भी जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो भी 140 प्लस ला सकता है कैसे।
सबसे पहले हमें ये समझना है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। ज्यादातर बच्चे इस बात को जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपके एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके और जीएस और इंग्लिश। अब देखो इसमें से ये बात है कि जो ये आपका इंग्लिश और हिंदी है, इनमें से चॉइस होती है। आप इंग्लिश को ले लो या हिंदी को ले लो। अगर आप मेरी पर्सनली सर ना मानो और आप हिंदी मीडियम बच्चे हो या हिंदी माध्यम की भाषा को समझ सकते हो, तो आप यहाँ पे इंग्लिश ना चूज करके आप हिंदी चूज करना। क्यों? क्योंकि जब आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा और जिसका सिलेबस एक लिमिटेड सिलेबस है, छोटा सा सिलेबस है और जिसको इजीली इस समय में पूरा किया जा सकता है। क्वेश्चन कितने आते हैं सर? सारे सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है, तो यानी कि नंबर होंगे 40-40। अब यहां पे आपके 160 टोटल जो मार्क्स बने वो बने 160 मार्क्स बने और 80 क्वेश्चन। अब बच्चा क्या सोचता है, सर ये जो 140 प्लस है ना, ये हमारे 140 प्लस, ये 140 प्लस तभी आएंगे जब हम यहाँ पर 70 क्वेश्चन सही करेंगे, तभी आएंगे 140 प्लस। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब एसएससी यहाँ पर आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है तो उसमें अलग अलग शिफ्ट में पेपर होता है और अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने की वजह से पेपर में जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल होता है वो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग होता है, जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और उस नॉर्मलाइजेशन में ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का स्कोर होता है 140 प्लस। तो नॉर्मलाइजेशन से पहले ये स्कोर कितना होगा, तो मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन से पहले ये स्कोर 130 प्लस है ना, तो जाके इजीली 140 प्लस हो जाता है। यानी कि नॉर्मलाइजेशन में 10 नंबर के आसपास आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है 130 वालों को। ठीक है, तो अब 130 के लिए कितने क्वेश्चन सही करने हैं सर? 130 के लिए तो हमें 65 क्वेश्चन सही करने हैं। 65 क्वेश्चन का हमें टारगेट बनाना है। पहली बात, हमें 65 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, और सही करने हैं तब जाके हमारे कितने नंबर आएंगे? 130, और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में 140 हो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो बच्चे यहां पर एनसीसी ले रहे हैं, एनसीसी ले रहे हैं, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो उनको और ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि एनसीसी के नंबर भी यहाँ पे जुड़ते हैं। ठीक है, कितने जुड़ते हैं वो सारी बातें मैंने डिटेल वीडियो में बता रखी है आपको। तो पहली बात, हमारा 140 प्लस नंबर लाने के लिए हमें मिनिमम 130 प्लस हमें मिनिमम 65 प्लस क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। अच्छा, 65 सही करेंगे तो 15 का क्या करें? 15 में नेगेटिव मार्किंग भी होगी और 1/8 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो मैं आपको बताऊं, ये 1/8 की नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या है? मतलब ये है, जब आप 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे, यानी कि 8 मार्क्स का गलत कर दोगे, तब जाके आपका 1 मार्क्स क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये आपकी 1/8 की नेगेटिव का मतलब है। अब जब 1 मार्क्स नेगेटिव होगा तो इसका मतलब आप उन 15 क्वेश्चन को भी करो। इतनी किस्मत खराब नहीं होगी कि 15 में से आपके 4 सही ना हो। 4 या 5 सही हो सकते हैं। अगर आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से प्रैक्टिस की है तो वो जाके 6 भी सही हो सकते हैं। तो आप बताओ, तो बेनिफिट मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने हैं आपको पूरे। अब इन अटेम्प्ट में भी सर हमें ये बता दो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं। सबसे पहली बात, हम किन किन सब्जेक्ट पर फोकस करें जहां से हमें पूरा का पूरा स्कोर मिल सकता है। तो यहां पे मैं आपको बताऊं, ये 3 सब्जेक्ट, आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट पूरे के 20 के 20 क्वेश्चन किए जा सकते हैं यहां पर, बिल्कुल सही। रीजनिंग का सब्जेक्ट 20 के 20 सही किए जा सकते हैं, और आपका हिंदी का सब्जेक्ट यहां भी 20 के 20 क्वेश्चन आपके सही किए जा सकते हैं। यानी कि जो ये 3 सब्जेक्ट है, इन तीनों सब्जेक्ट में आपके जो 20-20 क्वेश्चन है वो 20-20 के 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हो। पहली बात तो इन तीनों सब्जेक्ट को अपना टारगेट बनाओ, इन तीनों को टारगेट बनाओ। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, इन तीनों को टारगेट बनाते टाइम एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिफिकल्ट चीजों की तरफ मत भागो। क्यों? क्योंकि अगर एसएससी जीडी में 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन आ रहे हैं टोटल, छोड़ो 80 नहीं, हम बात कर रहे हैं यहां पे इन तीनों सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, 60, तो मैक्सिमम 5 क्वेश्चन ही टफ हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, जबकि 55 क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे। तो ज्यादा डिफिकल्टी की ओर भी मत भागो कि बहुत टफ टफ चीजें पढ़ने लग जाओ। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है।
तो ये बात समझ में आ गई कि हम इन 3 सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे। अच्छा, अब इन 3 सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है ये भी हमें बता दो। तो मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। मैं आपको बता दूं एसएससी जीडी का पेपर देखा गया है कि 50-50 शिफ्ट में होता है। ठीक है, 50-50 शिफ्ट्स में होता है एसएससी जीडी का पेपर। अब आप खुद एक बात समझो, अगर मैं मैथ्स में 25 आपके चैप्टर है, मान लो 25 भी नहीं आपके चैप्टर, यहाँ पे तो 15 के आसपास ही चैप्टर है, 15 टॉपिक्स है। 15 टॉपिक्स में से मैं यहां पर एक शिफ्ट में 20 क्वेश्चन बना रहा हूं और मैं 50 शिफ्ट ले रहा हूं, और यहां पे इसका मतलब आपको 1000 क्वेश्चन बनेंगे। अब आप कोई ये बताओ, कोई बता सकता है आपको कि इन 15 टॉपिक्स में से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है? मेरा जो कहना है कि आप इन सब टॉपिक को ऑल टॉपिक्स कवर करो, सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में आपको सब पढ़ना है अगर स्कोर करना है, आपको रीजनिंग में सब पढ़ना है क्योंकि फुल स्कोर करना है, और आपको हिंदी में सारा पढ़ना है जितने भी टॉपिक्स अभी तक आए हैं। अब दूसरी बात, बच्चा कंफ्यूज इस चीज से है कि सर एडिक्विटी के आने से पेपर का लेवल कितना बदल जाएगा। ठीक है, एडिक्विटी के आने से कितना लेवल बदल जाएगा? मैं आपको बताऊं, कुछ भी ज्यादा लेवल नहीं बदलने वाला है, बस इन 2 टॉपिक्स में थोड़े थोड़े क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगी। और जैसा कि मैंने मैथ्स का पूरा एसएससी के पेपर्स एनालिसिस किए, मैथ्स में भी हुआ क्या कि कुछ ही क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आए, और वो लेंदी क्वेश्चन भी कैसे थे जो एसएससी ने पहले 2016 में 15 में क्वेश्चन पूछे हुए थे, वो क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो ये क्वेश्चन इजीली हो जा रहे थे। यहाँ पे स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन आए थे, लेकिन एसएससी जीडी तो एक 10वीं पास का एग्जाम है, वहां पे इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एसएससी जीडी में जो लेवल है वो लेवल सेम ही रहने वाला है। आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने पहले थे। अब हम बात करते हैं आगे। अच्छा, करें तो क्या सर? फिर हम पढ़ाई करें तो क्या करें, किस तरीके से करें? ठीक है, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई। तो मैं यहाँ पे आपके लिए एक स्टडी प्लान लेकर आया हूं जो 3 महीने का है, 3 मंथ्स का। अब आपको 3 मंथ्स का, आपने बोला सर महीने तो 4 है, 3 मंथ्स क्या? एक लास्ट के मंथ का और बताऊंगा, यानी कि एक मंथ का अलग से बताऊंगा। पहले इन 3 मंथ में क्या करना है आपको, इन बातों को समझना होगा। पहला काम आपका है कि आपको इन 3 मंथ में आपका सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस कवर करना है। आप बोलोगे सर जीएस का कवर नहीं किया जा सकता, मैं भी जानता हूं जीएस का कवर नहीं किया जा सकता, तो मैंने बोला भी है कि जीएस में पूरा स्कोर भी नहीं आता है। जीएस के लिए तो आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करना, ठीक है। दूसरी चीज, आपने जो भी कोर्स कवर किया उसका 2-2 बार रिवीजन करो। 2-2 बार रिवीजन होता क्या है, बच्चे ने एक चैप्टर पढ़ा और चैप्टर पढ़ने के साथ साथ सीधा जाके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर दिए, तो उसके क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहे होंगे। आप पहले रिवीजन करो और रिवीजन करने के बाद में अपने क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करो, तो आपके क्वेश्चन होने स्टार्ट हो जाएंगे। और फिर जब 2 बार रिवीजन कर लो तो उसके बाद में क्या करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। यानी कि जैसे मान लो आपने रीजनिंग का ही कोई टॉपिक पढ़ा, ब्लड रिलेशन, अब उसका जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। 2 बार रिवीजन करो और उसके टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे आप हैंड रिटन नोट्स बनाओ अपने, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स इसलिए जरूरी है, जब आप लास्ट के महीने में रिवीजन कर रहे होंगे तो इजी तरीके से रिवीजन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट में ये भी बोलते हैं कि सर मेरे तो मार्क्स नहीं बढ़ रहे। फिर मैं उनसे एक ही जवाब पूछता हूँ, भाई रिवीजन कितनी बार किया? तो वो बोलते हैं एक बार भी नहीं किया। तो मेरा जवाब होता है कि मार्क्स भी नहीं बढ़ेंगे। तो रिवीजन करना उतना ही जरूरी है जितना आपको सिलेबस को कंप्लीट करना जरूरी है, तब जाके आपके क्या होते हैं, मार्क्स बढ़ते हैं। तो 3 महीने में आप इन चीजों को कवर करो, और 3 महीने में ये चीजें कवर हो सकती है इजी वे में अगर आप मेहनत करके पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके आगे हम बात करते हैं लास्ट के महीने में, जो आखिरी मंथ है उसमें क्या करें, जो चौथा मंथ है। तो मैंने ये मिनिमम टाइम के अकॉर्डिंग बना रहा हूं। देखो, जो चौथा महीना है उसमें आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये तो पता चलने लगेगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक वीक है। तो आप उन वीक टॉपिक का आप बार बार रिवीजन करो, ठीक है ना। वीक टॉपिक होंगे, एक बार तो 2 बार तो रिवीजन हो चुका है। जो वीक टॉपिक है जिनमें आप गलती कर रहे हो उनका रिवीजन करो। उसके बाद में आप साथ के साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो। एक महीने में तो कुछ नहीं करना। और जो आप यहां पर अब देखो, जब ये रिवीजन कर रहे होगे तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसके साथ साथ एक डेली मॉक टेस्ट दो। अब इनमें क्या होगा, आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूजिंग लगेगी। कंफ्यूजिंग जैसे कि कोई फॉर्मूला बार बार भूल जा रहे होंगे,
कोई स्टेटमेंट बार बार भूल जा रहे होंगे, है ना? तो उनके क्या करो, यहां पर उनके फॉर्मूले के और उनकी ट्रिक्स के शॉर्ट नोट्स बनाओ, ताकि जब आपका पेपर हो लास्ट डे, 2 डे, 3 डे, 5 डे में इनको रिवीजन कर पाओ। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आप ये मत सोचना कि मान लो कि मैंने बोला कि 25 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट हो गए, तो ये 25 फरवरी को एग्जाम स्टार्ट हुए तो यहाँ पे सब बच्चों का पेपर नहीं हो जाएगा। कुछ बच्चों का पेपर जाके तो मार्च में होगा, मार्च के एंड में, है ना? तो उनके पास और ज्यादा समय मिल जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा किस्मत अगर आपकी मेहरबान है तो यहाँ पे आपका पेपर एंड में आए, और अगर एंड में आएगा तो यहाँ पर आप 25 मार्च के आसपास अगर पेपर दे रहे हो तो 1 महीने एक्स्ट्रा और समय मिल जाएगा। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो तो मैं 100% बोल सकता हूं कि आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे। और वापस फिर बोल दूं कि जो ये डेली फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, इसमें आप अपनी गलतियों में सुधार करना। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, सिलेबस स्टार्ट किया, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया और नंबर उनके नहीं बढ़ रहे होते हैं। रीजन यही होता है कि उन्होंने जो पढ़ा उसमें 100% नहीं दे पा रहे हैं, और 100% नहीं दे पाने का रीजन यही होता है कि आपने रिवीजन नहीं किया। मैं बार बार बोल रहा हूं, रिवीजन करो। अगर रिवीजन करोगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी, तो ही मॉक टेस्ट में स्कोर बढ़ पाएगा, इसके बिना नहीं बढ़ पाएगा। अगर आप इस प्लान को फोकस करते हो तो आपको 100% सफलता मिलेगी। दूसरी चीज, मैथ्स में आपको 100% स्कोर करना है तो दो चीजों को फोकस कर लेना, एक कंप्लीट कोर्स को फोकस कर लेना और एक गोल्डन कंसेप्ट की सीरीज को फोकस कर लेना। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि उनको भी बेनिफिट मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।